Hello, learners. So, in the last video, we have done the explanation of poem 2 of grade 10, Fire and Ice. And in this video, we are going to do the question answers of this poem. ठीक है? In the last poem, आपने explanation किया था हमने. Then we have done the poetic devices also, in which we have done about anaphora, assonance, alliteration, symbolism, imagery, enjambment, personification, metaphor, and the rhyming scheme. ठीक है, but in this video we are going to do question answers. So our first question is describe the theme of the poem. कि इस पोम की थीम क्या है. जैसे हमने लास्ट वीडियो में जब हमने किया था फायर एंड आइस में, तो आई हैव टोल्ड यू दैट पोएट हैड यूज्ड टू एलिमेंट्स, वन इज़ फायर एंड वन इज़ आइस, एंड दीज टू नेचुरल एलिमेंट्स आर एक्सप्लेनिंग, आर शोइंग आर ह्यूमन इमोशंस. अपने ह्यूमन इमोशंस को शो कर रहे हैं, सिम्बोलाइज कर रहे हैं. And if these human emotions go uncontrollable, then it will cause destruction. और जो ये human emotions हैं, अगर ये uncontrollable हो जाते हैं तो इससे बहुत सारी destruction होगी. Like यहाँ पे मैंने जब आपको poem की explanation की थी, I have told you कि the fire, जो fire है, it symbolizes desire, पैशन, ग्रीड. ठीक है, वहीं पे जो आइस है, इट सिम्बलाइजेज हेटर्ड, कोल्डनेस, इनडिफरेंस. ठीक है, तो उसी के ऊपर अब हमें थीम कैसे लिखना है. ऑल्दो हमने जब एक्सप्लेनेशन की तो यू आर अवेयर कि थीम क्या है, बट हाउ टू राइट इट, हाउ टू अटेम्प्ट इट, फॉर दैट एंड दिस इज द थिंग. सो आप जब लिखेंगे तो व्हाट विल यू डू, कैसे स्टार्ट करेंगे. द पोएम्स की मैसेज इज़ दैट स्ट्रॉन्ग इमोशंस कैन बी वेरी पावरफुल एंड डेंजरस इफ़ नॉट कंट्रोल्ड. अब अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया पोएम का जो मेन मैसेज है वो क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस हो सकते हैं अगर हमने उसे कंट्रोल नहीं किया. अब द पोएट यूजेस फायर, फायर को यूज़ कैसे किया, टू शो हाउ डिज़ायर, पैशन एंड ग्रीड कैन क्विकली लीड टू डिस्ट्रक्शन. अब पोएट ने क्या बताया, फायर जो एलिमेंट यूज़ किया था उससे पोएट एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से डिज़ायर, पैशन और ग्रीड ये कितनी जल्दी डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं. वाइल, जबकि आइस रिप्रेजेंट्स हेटर्ड एंड इनडिफरेंस. आइस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, हेटर्ड, नफरत को, और इनडिफरेंस को. विच कैन ऑल्सो कॉज हार्म, इससे भी हार्म हो सकता है, बट इन अ स्लो एंड साइलेंट वे. कि आइस जो सिंबलाइज कर रहा है हेटेड एंड इनडिफरेंस को, इससे भी हार्म होगा, लेकिन कैसे होगा, थोड़ा स्लो और इन अ साइलेंट वे. The poem teaches us that the extreme emotions can destroy relationships, communities and even the world if unchecked. और पोइट हमें क्या समझाना चाहता है कि जो ये एक्सट्रीम इमोशंस हैं ये क्या ख़त्म कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स को ख़त्म कर सकते हैं, कम्युनिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, और इवन इस पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं अगर हम इस पर ध्यान ना दें. It reminds us to find balance in our emotions and not let desire or hatred take control of our actions. और ये साथ के साथ हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा अपने इमोशंस में, और ना ही जो हमारे डिज़ायर्स हैं, जो हेटर्ड है, उसको हमारे एक्शंस के ऊपर कंट्रोल लेने दें. यानी हमें अपने डिज़ायर्स को, अपने हेटर्डनेस को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए. नेवर लेट इट बी अनकंट्रोल्ड. ठीक है, तो विद दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1. अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज़ जस्टिफाई हाउ द टाइटल फायर एंड आइस इज़ एप्ट इन दिस कंटेक्स्ट. कि आप ये जस्टिफाई करो कि कैसे जो ये टाइटल है फायर एंड आइस ये बिल्कुल सही है इस कंटेक्स्ट में, यानी जो हमने पोएम ली है उसके कंटेक्स्ट में कैसे ये जो टाइटल हमने चूज़ किया है ये बिल्कुल सही है. तो क्योंकि हमने पूरी ही पोम में आपने देखा है कि इन दोनों ही एलिमेंट्स को लिटरली भी यूज़ किया है एंड सिम्बोलिकली भी. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कैसे मेटाफोरिकली या सिम्बोलिकली हमने इन दोनों एलिमेंट्स को यूज़ किया है. तो ये दोनों ही एलिमेंट हाईलाइट हो रहे हैं, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे. The title of the poem Fire and Ice can be interpreted both literally and symbolically.
कि जो टाइटल है पोएम का फायर एंड आइस, वो हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं, चाहे हम उसको लिटरली लें चाहे हम उसको सिम्बलिकली लें। अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें तो लिटरली फायर एंड आइस रिप्रेजेंट द क्लाइमेट चेंजेस। लिटरली क्या कर रहे हैं, जो फायर आइस है वो क्लाइमेट चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच हैव ब्रोट इन ऑल्टरनेटिवली। और इन क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से क्या आ रहा है, यानी कभी सर्दी हो रही है कभी गर्मी हो रही है, तो इन क्लाइमेट चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है एंड द फ्रीजिंग ऑफ द अर्थ। और इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है कि वी कैन से द अर्थ इज फ्रीजिंग, बोथ ऑफ विच हैव द पोटेंशियल टू एंड लाइफ ऑन अर्थ। और इन दोनों ही चीज़ों में, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग है या फ्रीजिंग ऑफ द अर्थ, इन दोनों ही चीज़ों में इतनी पोटेंशियल है, इतनी कैपेसिटी है कि ये अर्थ के ऊपर दुनिया लाइफ को ख़त्म कर सकते हैं। वहीं अभी हमने बात की किसकी, लिटरल मीनिंग की। वहीं सिम्बॉलिकली फायर एंड आइस रिप्रेजेंट द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस परसीव्ड थ्रू नेगेटिव इमोशंस। कि फायर एंड आइस हमें वो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस के बारे में बता रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हमारे नेगेटिव इमोशंस से आ रही हैं। अब नेगेटिव इमोशंस कौन सी, ग्रीड, एंगर, हेटर्ड एंड जेलसी, विच हैव बीन इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड। और ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं आज इस दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। The poet feels that the excess of these emotions would bring about the destruction of humanity. और पोइट का क्या मानना है कि इन इमोशंस को, जब ये इमोशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सेस में हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इमोशंस ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए क्या लेके आएंगे, डिस्ट्रक्शन लेके आएंगे। ठीक है, तो विद दिस क्वेश्चन नंबर 2 डन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। कमेंट ऑन द पोइट्स यूज़ ऑफ लैंग्वेज। कि आप जो पोइट का लैंग्वेज, जैसे पोइट ने किस तरह से इस पोएम को एक्सप्लेन किया है, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की है, तो आपको वो लैंग्वेज के बारे में बताना है। तो आप क्या बताएंगे, The poet's use of language in Fire and Ice is simple and straightforward। यानी पोइट ने यहाँ पे एक ऐसी लैंग्वेज जो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी जो बात बोलनी है डायरेक्टली बोली गई है, तो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की है। द वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर ईजी टू अंडरस्टैंड। और जिस तरह के वर्ड्स और फ्रेजेस इस पोम में यूज़ किए गए हैं वो बहुत ईजीली अंडरस्टैंडेबल हैं, बहुत ईजीली आप उनको समझ सकते हैं। एंड द पोएम इज़ रिटन इन अ कंट्रोवर्शियल टोन। और जो पोएम किस तरह से लिखी गई है, कंट्रोवर्शियल टोन में लिखी गई है। यानी कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं जो कंट्रोवर्शियल हो रही हैं, जैसे कैसे आज के टाइम में हमारी ग्रीड और फायर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, फायर हमारी ग्रीड को, हेटनेस को, ये कहाँ ये इमोशंस हमें किस तरह से आज के टाइम में डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देन मेकिंग इट एक्सेसिबल टू वाइड ऑडियंस। अब क्योंकि इन्होंने कंट्रोवर्शियल टोन का यूज़ किया है तो ज़्यादा ऑडियंस को ये कनेक्ट कर पा रहे हैं, यानी ज़्यादा ऑडियंस तक ये पहुंच पा रही है। द पोएम एम्फसाइजेज द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एक्सट्रीम इमोशंस। और जो पोएम है एम्फसाइज कर रही है, स्ट्रेस कर रही है, यानी हाईलाइट कर रही है उन डिस्ट्रक्शंस को जो एक्सट्रीम इमोशंस की वजह से हो रही हैं। The clarity of language allows the readers to grasp its deep meaning and enhances the poem's impact। और जो ये लैंग्वेज है यानी इतनी easy to understand, इतनी clear है लैंग्वेज कि ये रीडर्स को अलाउ कर, यानी इसको पढ़ने के बाद रीडर्स बहुत easily जो इसकी डीप मीनिंग है, पोम का डीप मीनिंग है, उसको समझ पा रहे हैं। और इस यूज़ ऑफ ईजी लैंग्वेज की वजह से जो पोम है उसका इम्पैक्ट बढ़ गया है। ठीक है, तो this is the how the poet has used language in this poem. Now next question is, the poem Fire and Ice uses metaphor at the end of the world. Go characterizes this section. Do you agree? सपोर्ट योर आंसर विथ रीजंस। आप कहते हैं कि जो पोएम है फायर एंड आइस वो कहीं ना कहीं मेटाफर का यूज़ करे, और इस मेटाफर में वो क्या बता रहे, क्या मेटाफर यूज़ किया उन्होंने कि इस दुनिया का अंत हो जाएगा, द वर्ल्ड विल एंड, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और ये दुनिया ख़त्म होगी कैसे, डिस्ट्रक्शन की वजह से। किसकी डिस्ट्रक्शन, फायर एंड आइस की। जो ग्रीड बोला हमने फायर का, ठीक है, और आइस का हमने क्या बोला, हेटेडनेस के लिए। तो इन दोनों की वजह से जो ये वर्ल्ड एंड होने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं फायर एंड आइस कैसे यूज़ हुआ, एज अ मेटाफर। अब कहते हैं क्या आप इस चीज़ से अग्री करते हो, और इफ़ येस तो सपोर्ट योर आंसर। तो
तो जैसे हमने पोम में जब रीडिंग की थी तो हमें पता चला था कि ये दोनों ही चीज़ें हमें बता रही हैं कि कैसे ये दोनों ही जो बिहेवियर हैं हमें क्या कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस की तरफ यानी डिस्ट्रक्शंस की तरफ लेके जा रहे हैं। और इससे हमें पता चल रहा है कि वी आर द रिस्पॉन्सिबल, वी आर द पर्सन, वी आर द ह्यूमन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिस्ट्रक्शन ऑल्सो, कि हम खुद ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। और उन्होंने इस डिस्ट्रक्शन को मेटाफोरिकली यूज़ किया। तो चलो इसको कैसे लिखते हैं। येस इट इज़ सो बिकॉज फायर एंड आइस हैव मेटाफोरिकली सेंस। की हाँ बिल्कुल सही बात है कि इसको सही तरीके से यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे फायर एंड आइस को हमने मेटाफोरिकली यूज़ किया है। फायर इज़ कंपेयर्ड, किससे कंपेयर की गई है फायर, विद डिज़ायर, डिज़ायर से, एंड आइस विद कोल्ड हार्टेडनेस एंड इनडिफरेंट बिहेवियर। और जो आइस है वो किससे कंपेयर की गई है, कोल्ड हार्टेडनेस से और इनडिफरेंट बिहेवियर की वजह से। इवन इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और ये कहाँ पे बताया गया, जब हम यानी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी हैं, यानी हम ऐसे जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे वी डोंट हैव ह्यूमैनिटी, हम ह्यूमैनिटी को फील नहीं कर पा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या सोच रहे हैं इधर किसी को नुकसान पहुंचाना है या किसी से जेलस। तो ये एक ऐसी सिचुएशन आ गई जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है। और ये जो सिचुएशन है इट डिस्क्राइब्स, ये पोम के जो एलिमेंट्स है क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, हाउ वी ह्यूमंस विल ब्रिंग द एंड टू आवर ओन ट्रेस। कैसे हम ह्यूमंस खुद ही अपने ही ट्रेसेस यानी अपनी ही जो ह्यूमैनिटी है या जो हम अपने ही बारे में जैसे हम ह्यूमन कभी एग्जिस्ट करते थे उन्हीं ट्रेसेस को ख़त्म करने वाले हैं, यानी इस दुनिया को ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain why the poet personally holds the conviction that the world will primarily end in fire। यहाँ पे बेटा जैसे हमने जब पोएम पढ़ी थी तो आपने याद हो फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट में क्या कहा था कि आई फेवर दोज हु होल्ड विद फायर, कि मैं उनके साथ फेवर करता हूँ जो ये कहते हैं कि फायर से ये दुनिया ख़त्म होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड आ गया है कि एक्सप्लेन करें क्यों जो पोएट है वो पर्सनली उन लोगों के साथ है, उस आइडिया के साथ है कि जो वर्ल्ड है वो मतलब मेन किससे ख़त्म होगी, फायर से, डिज़ायर की वजह से ख़त्म होगी। तो आप इसको क्या लिखोगे, द पोएट पर्सनली होल्ड्स द कन्विक्शन दैट द वर्ल्ड विल प्राइमरली एंड इन फायर। यहाँ से हमने क्वेश्चन में से ले लिया इतना कि जो पोएट है खुद उस आइडिया पे होल्ड कर रहा है जहाँ पे वो कह रहा है कि जो वर्ल्ड है वो फायर से ख़त्म होगी, बिकॉज क्योंकि ही एसोसिएट्स फायर विद द पावरफुल एंड ऑफन अनकंट्रोलेबल इमोशंस ऑफ डिज़ायर। कि उसने खुद पर्सनली किस चीज़ के साथ जो खुद वो किस चीज़ को एसोशिएट कर रहा है फायर को, जो पावरफुल और अनकंट्रोलेबल इमोशंस है ना, डिज़ायर्स जो इमोशन है हमारा डिज़ायर, ये ऐसा डिज़ायर ऐसा इमोशन है जो अनकंट्रोलेबल है और पावरफुल इमोशन है। तो उसने क्या किया है, फायर को इससे लिंक किया है बेस्ड ऑन हिज ओन एक्सपीरियंसेस। अब उसने खुद के एक्सपीरियंसेस भी, क्योंकि पोएम से बोला ना हाउ द वे आई हैव टेस्टेड, यानी जिस तरीके से मैंने टेस्ट किया तो आई नो कि फायर ख़त्म करेगी। द पोएट बिलीव्स दैट डिज़ायर सच एज ग्रीड और एम्बिशन कैन क्विकली ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल। कि जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे उससे पोइट को क्या किस चीज़ पे भरोसा है कि जो डिज़ायर्स हैं, जो कैसे डिज़ायर जिसमें लालच आती है, एम्बिशन आते हैं, हम कुछ चीज़ पाने की इच्छा रखते हैं, तो ये ग्रीड एंड एम्बिशन से ये बहुत जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं एंड इसकी वजह से इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। इन द पोइट्स व्यू, अब पोइट की व्यू में बात करें, पोइट के अकॉर्डिंग हम बात करें, द इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर इज़ मोर लाइकली टू कॉज इमीडिएट, एक सेकेंड, द इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर इज़ मोर लाइकली टू कॉज इमीडिएट एंड वाइड स्प्रेड डैमेज। कि जिस तरह की जितनी इंटेंसिटी है डिज़ायर यानी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है डिज़ायर, तो वो क्या करते हैं उसकी वजह से ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत जल्दी और बहुत बड़ी अमाउंट में वाइड स्प्रेड इन बहुत ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं। देयरफॉर ही लीन्स टुवर्ड्स फायर एज द प्राइमरी कोज ऑफ द वर्ल्ड्स एंड। इसी वजह से वो ज़्यादा फायर की तरफ होल्ड करता है, जो अपना मेन रीज़न वो बताता है दुनिया का ख़त्म होने का, वो किसको बताता है, फायर को। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ वीडियो,
Discuss how extreme behavior can hasten the end of the world with respect to the poem Fire and Ice. अब इसमें क्या कहा कि आप एक्सप्लेन करो किस तरह से जो हमारे एक्सट्रीम बिहेवियर है वो किस तरह से वर्ल्ड के जो एंड है उसको ख़त्म होने के लिए स्पीड अप करेंगे। जैसे हमने दो एलिमेंट पढ़े, कैसे फायर एंड आइस, कौन सी एलिमेंट हमारे क्या डिज़ायर्स, फायर डिज़ायर को शो कर रहा है, ठीक है, ग्रीड को शो कर रहा है, वहीं आइस हेटर्डनेस को, कोल्डनेस को, इंडिफरेंस को शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैसे जो ये एक्सट्रीम बिहेवियर है इस दुनिया को बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, फायर सिंबलाइजेस, पहले तो हम इनके सिंबलाइज बता देंगे कि कैसे। तो फायर हमने क्या बताया, किसको बताता है, डिज़ायर को, ठीक है, इच्छाओं को, और वहीं आइस किसको सिंबलाइज करता है, हेटर्ड को। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि जो डिज़ायर है वो क्या है, इज़ अ काइंड ऑफ इंटेंस लव और वांट दैट फोकसेस पीपल ऑन गेटिंग एंड पोजेसिंग एंड एक्वायरिंग। कि जो डिज़ायर है वो ऐसे एक तरह के ऐसे इमोशन है जो कहीं ना कहीं हम कहें किसी चीज़ को पाने के लिए इंटेंस लव हो या इंटेंस रिक्वायरमेंट वांट हो, जो किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है लोगों के, किस चीज़ पे, यानी जो पीपल हैं वो क्या चाह रहे हैं कि किसी चीज़ को पा ले, गेटिंग, पोजेस कर लें, कि अपने उनके पास हो वो चीज़, एक्वायर, वो उनको हासिल हो जाए। तो ये एक ऐसा इमोशन है डिज़ायर जिसमें लोगों की फीलिंग शो हो रही है कि वो कितना ज़्यादा किसी पर्टिकुलर चीज़ को चाहते हैं पाना। अब क्या कहते हैं, अब इसको रिलेट किया हमारी नॉर्मल लाइफ से, तो हम रिलेट करते हैं, आज सोसाइटी इज़ फुल ऑफ पीपल, कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं हु कैन स्पेंड देयर लाइव्स वर्किंग टू गेट अ बिगर एंड बेटर टीवी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया कि जो लोग हैं, ऐसे लोगों से हमारी सोसाइटी भरी हुई है जो कहीं ना कहीं अपनी पूरी ज़िंदगी काम करने में लगा सकते हैं ताकि वो एक बड़ा और अच्छा टीवी पा सके, अ मोर स्टाइलिश कार, एक और अच्छी गाड़ी ले सकें वो, और अ मोर एक्स्ट्रावेगेंट हाउस, और एक बहुत बड़ा बहुत सुंदर घर ले सके। यानी हमारी इच्छाएं क्या करती है कि हमारे पास इससे भी बड़ा हो, इससे भी ज़्यादा हो, यानी जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, अगर हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ फॉर एग्जांपल एक सिंपल से पेन की है कि हमें कुछ लिखना है, वी रिक्वायर अ पेन, तो लिख तो हम किसी भी पेन के साथ सकते हैं, चाहे इट इज़ ऑफ 10 रुपीज़ 5 रुपीज़, दैट इज़ ओनली रिक्वायरमेंट कि वो हमारी नेसेसिटी है। लेकिन विद टाइम क्या होता जा रहा है, हमारी डिज़ायर्स बढ़ती जा रही है कि नहीं मेरे पास इससे भी अच्छा पेन हो, नहीं 5 रुपये वाला पेन ज़्यादा अच्छा नहीं है, मेरे पास 10 रुपीज़ वाला पेन हो, नहीं 10 रुपीज़ वाला पेन अच्छा नहीं है, मेरे पास 50 रुपीज़ वाला पेन हो। तो दैट इज़ डिज़ायर, लिखना है किसी भी पेन से लिख सकते हैं। तो इन द सेम वे हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी काम करते रह सकते हैं किस चीज़ पे, अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए। और वो डिज़ायर्स क्या है, और अच्छा घर, और अच्छा टीवी, और अच्छा कार, और अच्छी कोई भी चीज़, क्लोथिंग, ज्वेलरी, कुछ भी जो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा उन्हें चाहिए होती हैं। This kind of desire can lead people to destruction in the form of bankruptcy or even broken relationships। तो इस तरह के जो डिज़ायर्स हैं ये कहीं ना कहीं लोगों को किस की तरफ लेके जा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये डिस्ट्रक्शन किस फॉर्म में है, बैंक्रप्सी। यानी जब आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर करोगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें हासिल करोगे, लोग क्या कर रहे हैं आजकल अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए लोन लेते जा रहे हैं, वो इवन उनकी कैपेसिटी से बाहर है तो भी वो लोन पे लोन लेते जा रहे हैं, एंड देन थ्रू आउट देयर लाइफ दे आर पेइंग EMIs एंड ऑल दोज थिंग्स एंड फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे वो चीज़ शो की गई है, और इन्हीं डिज़ायर्स की वजह से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स भी टूट जाते हैं। Frost's poem speaks on the issue of greed, corrupting people or even society। जो फ्रॉस्ट की ये पोम है फायर एंड आइस, ये क्या किन इशू पे बात करे, लालच पे, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, पीपल, लोगों को करप्ट कर रहे हैं और इवन सोसाइटीज़ को भी करप्ट कर रहे हैं। ठीक है, द पावर ऑफ हेट विच इज़ सिम्बलाइज बाय आइस। अब देखो बेटा, यहाँ तक हमने अभी तक हमने ये जो ये वाला पार्ट था सोसाइटी वाला, ये वाला पार्ट था, यहाँ पे हमने अभी तक डिज़ायर की बात की थी कि डिज़ायर कैसे सोसाइटी को एंड करेगा, कैसे जो वर्ल्ड है उसको एंड करने में ये स्पीड अप करेगा। ठीक है, अब जो हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, क्योंकि हमने 2 एलिमेंट्स यूज़ किए थे, तो सेकेंड एलिमेंट इज़ ऑफ आइस, तो यहाँ से हम आइस के बारे में पढ़ेंगे। तो कहते हैं द पावर ऑफ फेट विच इज़ सिम्बलाइज्ड बाय आइस इज जस्ट एज ग्रेट एज डिज़ायर। कि जो हेटर्ड वाली जो पावर है जो आइस सिम्बलाइज करे वो भी उतनी ही ज़्यादा ग्रेट है जितनी ज़्यादा क्या है, डिज़ायर है, यानी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये फीलिंग भी।
वाइल डिज़ायर कंज्यूम्स क्विकली, कि जो डिज़ायर्स है वो बहुत जल्दी ख़त्म करती हैं चीज़ों को, एंड करेंगी, डिस्ट्रक्शन करेंगी। हेट प्रोड्यूसेस शाय येट रिस्ट्रेन डिवास्टेशन, कि जो हेटेड है वो ऑल्दो थोड़ा शाय है, दबा हुआ है, मतलब हम सीधा उस चीज़ को जाहिर नहीं करते, लेकिन ये भी हेटेडनेस भी क्या करेगी, चीज़ों को मतलब कहीं ना कहीं डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन की तरफ ही लेके जाएगी। फॉर इंस्टेंट, अब देखो ये इंस्टेंट से दिया, रीज़न एग्जाम्पल दे दिया कि कहाँ पे आप इसको रिलेट कर सकते हो, कि जो हेटर्ड है इज़ द रूट कॉज ऑफ रेसिज्म एंड वॉर, कि जो हेटर्ड है, नफ़रत है, यही मेन रीज़न है किस चीज़ का, रेसिज्म का। जैसे आपने मतलब पता ही होगा कि हम आपने एसएस में भी पढ़ा होगा, जैसे 10th की में आपका आपने जैसे इंग्लिश में भी पढ़ा, एक नेल्सन मंडेला चैप्टर आता है आपका, ठीक है। आपने 9th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि वो ही वॉज द फर्स्ट लाइक ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो उन्होंने कैसे फेस की थी अपार्थाइड की जो सिचुएशन थी, रेसिज्म, यानी जो गोरे काले लोगों के बीच में इंडिफरेंस, जाति के ऊपर जो कास्ट सिस्टम जो होता है, तो दीज काइंड ऑफ हेटेडनेस, तो ये यहाँ पे किसकी वजह से, हेटेडनेस की वजह से आए हैं, रेसिज्म। और रेसिज्म की वजह से ही फिर आगे कहीं ना कहीं वॉर आता है। जैसे आज हम क्या कहते हैं कि दो कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो वो रीज़न क्या है, कहीं ना कहीं हेटेडनेस उसका कॉज है। इट कैन लिंगर ऑन पीपल्स माइंड ऑन लाइफ टाइम्स, और ये जो हेटेडनेस है लोगों के दिमागों पे लाइफ टाइम रह सकती है। मोर ओवर इट कंज्यूम्स अ हेटर इवन मोर द पर्सन हेटेड, और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो हेटेडनेस है किसको कंज्यूम कर रहा है, यानी किसको ज़्यादा नुकसान कर रहा है, जो बंदा हेट कर रहा है। सपोज अगर मैं किसी से नफरत कर रही हूँ, तो ये हेटेडनेस की जो फीलिंग है वो मुझे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है इन कंपैरिजन टू द पर्सन जिसे मैं हेट करती हूँ, ठीक है। इट देन रूइंस लाइफ, और इसी वजह से जो हेटेडनेस है ये हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है, ठीक है। तो विद दिस आज की जो हमारे कुछ क्वेश्चंस से, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने किए थे, दैट आर डन। आई होप यू विल बी कीप लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स, दीज क्वेश्चंस, और आपको इस वीडियो की हेल्प से काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक यू एवरीवन, ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।